नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बाल वृंत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनमें बच्चों की देखरेख किस तरह से की जाए, उनको बीमारियों से कैसे बचाया जाए, क्या खान पान हो और कैसे उनको स्वस्थ रखा जाए। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान जो कि बच्चों की स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और वो हैं संगीता नागराज जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार मैम, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है कि बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाए। मौसमी जो चेंजेस होते हैं, बीमारियां आती हैं बच्चों में जी। तो क्योंकि आप दिन भर आप बच्चों से ही दो चार होते हैं और लगातार बच्चे आते होंगे कुछ ना कुछ सर्दी जुकाम परेशानियां लेकर, सबसे ज़्यादा आप इस दौरान किन परेशानियों को देख रहे हैं बच्चों में? इस दौरान मौसम में हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही अलग से परिवर्तन होते हैं, यानी दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। इस प्रकार का मौसम इन्फ्लुएंजा वायरस की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सर्दी, खांसी, मौसमी फ्लू, वायरल बुखार, स्टमक फ्लू यानी जिसमें थोड़ा सा पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं ये, और सबसे इम्पॉर्टेंटली क्योंकि इस मौसम में परागकण बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखते हो सारे पौधे फ्लावरिंग फेज में होते हैं, तो पौधों के परागकण और वातावरण में जो डस्ट है, चूँकि ड्राई सीजन होता है ये, तो वातावरण में धूल, धुआं, ये सारी चीज़ों के होने से एलर्जी वाली जो समस्याएं रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे सामने आती हैं। जी, एलर्जी की जो समस्याएं, तो क्या इसमें आप किस किस प्रकार की एलर्जी को आप सबसे ज़्यादा बच्चों में पाते हैं इस दौरान? देखिए, एलर्जी की एक्सिस तो बेसिकली एक ही रहती है, उसका स्वरूप जो है किसी किसी बच्चे में, सब बच्चे में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। जैसे किसी किसी बच्चे को स्किन की प्रॉब्लम हो गई, उसको स्किन में दाने निकल गए या रैशेस निकल गए, अर्टिकेरिया जिसको हमारी भाषा में कहते हैं, ये हो जाता है। कई बच्चों को ड्राई स्किन के कारण खुजली की समस्या होने लगती है, ये तो स्किन से रिलेटेड हो गए। फिर दूसरी समस्याएं होती हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी यानी जो हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई जो एलर्जी वाली समस्या होती है, क्योंकि वातावरण में जो भी कुछ है, जो भी कुछ प्रदूषण है, जो भी कुछ है, वो सारा कुछ हम सांस के जरिए अपने शरीर के अंदर लेते हैं और ये सांस सबसे पहले हमारे फेफड़ों में जाती है। तो जैसे इस मौसम में फ्लू की समस्या आमतौर पर होती है जो वायरस जनित होती है बहुत ज़्यादा समय, लेकिन उसके साथ साथ ये एलर्जी वाली समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है जो कई बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस, अपना कंजंक्टिवाइटिस या फिर अस्थमा के रूप में भी प्रदर्शित होती है। बहुत ज़्यादा बच्चों को इस दौरान सांस की तकलीफ वाली समस्याएं होती हैं। जी, अगर देखा जाए बच्चों में, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम आपने बताई, किन बच्चों में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है, या एक उनकी हिस्ट्री होती है इस वजह से उनमें देखने मिलती है, या फिर अक्सर, और ये एज हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस एज के बच्चों को ज़्यादा होगी या उनको केयर ज़्यादा ज़रूरत है? एलर्जी की समस्या किसी भी एज के बच्चे को स्पेयर नहीं करती है। वो बिल्कुल छोटे बच्चों से, 1-1.5 महीने के बच्चों से लेके 13, 14, 15 साल के बच्चों तक किसी भी बच्चे को हो सकती है। कुछ बच्चे की इम्यूनिटी के ऊपर और कुछ कितना उसने इनहेल किया है, कितना उसके प्रदूषण उसके अंदर गया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीवियर फॉर्म में उसके सामने, उसके शरीर के अंदर प्रकट होगा। जैसे बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, उसमें जब ये सांस की तकलीफ की समस्या होती है तो हम उसको ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। अस्थमा हम उसको सीधे से लेबल नहीं करते हैं क्योंकि अस्थमा की कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होती हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं होती हैं तब तक हम उसको अस्थमा नहीं बोलेंगे। तब तक हम उनको हाइपर रिएक्टिव एयरवेज यानी उनके जो सांस तंत्र है वो बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव है, इस तरीके से हम मानते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो खांसी हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इन्फेक्शन तो ख़त्म हो गया पर खांसी जारी है, तो आपको ज़रूर चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए कि भाई ये किस प्रकार की खांसी है, इसका हमको क्या इलाज करना है। ये जब तक खांसी का टाइप आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ये कौन सी खांसी है, एलर्जिक खांसी है, अस्थमा की खांसी है या रोग जनित खांसी है, तब तक हम उसकी सही इलाज नहीं कर पाएंगे। मैम, जैसे आपने खांसी की बात कही तो इससे ही बहुत ही मतलब ये एक आम बातचीत जो मैं कहना चाहूँगी जो पेरेंट्स के बीच में या होती है, अक्सर जो गलतियाँ भी कभी कभी होती हैं, जैसे खांसी की टाइप, जैसा आपने कहा, आम जनता दो तरीके से खांसी को मानती है, सूखी खांसी होती है और एक कफ वाली खांसी होती है जो आम बोलचाल की भाषा में होती है, इसमें कफ निकल रहा है वो। लेकिन इसमें क्या दोनों की मेडिकेशन अलग अलग होती है, या कितना कौन से प्रकार की खांसी ज़्यादा सीवियर होती है जिसमें हमको तुरंत एक्शन लेना चाहिए?
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि सामाजिक तौर पे ये बिल्कुल आपने सही कहा कि खांसी को दो प्रकार की मानते हैं। एक वो जिसमें कफ निकल रहा है, नाक बह रही है, और एक दूसरी वो कि जिसमें कुछ निकल नहीं रहा है लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम उस प्रकार की खांसी को बहुत तकलीफदेह मानेंगे जिसमें बच्चा सो नहीं पा रहा है, जी जी जी, बच्चा खा नहीं पा रहा है, या बच्चा खेल नहीं पा रहा है, उसको खाते खाते भी खांसी आ रही है, या वो रात को बड़ी मुश्किल से थक के सोता है और फिर वॉमिटिंग भी हो जाती है, वॉमिटिंग भी हो जाती है। इस प्रकार की जो खांसियां, चाहे वो गीली हो चाहे वो सूखी हो, वो तुरंत इलाज के लिए उनको लेके जाना चाहिए। खास करके रात्रिकालीन जो कफ होता है, जो अक्सर करके रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में बच्चों को जगाता है और तंग करता है, उसमें आप जैसे कह रही हैं खांसते खांसते बच्चों को वॉमिट भी हो जाती है, सो नहीं पाते, बैठे रहते हैं। पेरेंट्स कई बार देख सकते हैं कि बच्चों की पसली चल रही है। ये स्थिति बहुत ही गंभीर होती है और इस समय तुरंत बच्चे को इलाज की जरूरत होती है। जी, जैसे मौसम तो बदल ही रहा है, तो सबसे पहले जो अटैक होता है वो श्वसन नली पे, जैसा आपने बताया, सर्दी होगी, खांसी होगी, बुखार आएगा। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बुखार भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है 2-4 दिन में, सर्दी भी थोड़ी ठीक होती है, लेकिन खांसी जो है वो ज़्यादा चलती है। ऐसे में क्या होता है, अधिकतर पेरेंट्स थोड़े पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो अगर 5 दिन में खांसी ठीक नहीं हुई तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर चेंज करेंगे। तो ये जो है, इस चीज़ को आप किस तरह से माता पिता को समझाना चाहेंगे कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए? इसमें बदलाव ऐसा कुछ नहीं, पेरेंट्स का पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है। मैं समझती हूँ कि उनको लगता है कि जब बाकी सब चीज़ें ठीक हो गई तो खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही। तो मुझे लगता है कि हमको इस खांसी को इस तरीके से क्लासीफाई करना चाहिए कि ये खांसी उसके दैनिक जीवन में कितना प्रभाव डाल रही है। क्या उसको स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको रात को सोने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको अपने स्वाभाविक एक्टिविटीज़, खेलना कूदना पढ़ना, ये सब नहीं करते बन रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो ये खांसी डेफिनेटली, इसको हमको रिव्यू और रीअसेस कराना चाहिए। अगर आपके चिकित्सक सही समझेंगे तो वो आपको एक्सरे या स्नोफिल काउंट या और दूसरी कोई टेस्ट कराने की सलाह देंगे, वो हमको करके देखना चाहिए कि क्या। कई बार ऐसा होता है कि एक बार एक्सरे जैसे करा लेते हैं लोग तो उनको थोड़ा सा एक रीअश्योरेंस हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ है, ये नहीं है। हो सकता है कि उससे उनके ट्रीटमेंट में कोई बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ऐसी वाली बात नहीं है। परंतु बहुत करके लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाने से बहुत डरते हैं कि अरे इतने छोटे से बच्चे का क्या ब्लड टेस्ट कराना, इतने छोटे से बच्चे का क्या एक्सरे कराना। बट वो आपको चिकित्सक तभी सलाह देंगे जब उनको वो आवश्यक लगेगा कि अभी इस स्थिति में क्लिनिकली इसको और ज़्यादा डायग्नोज करना पॉसिबल नहीं है, तो हमको ये चीज़ें करके देखना ही चाहिए। जी जी जी, ये मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा धीरज रखते हुए जितने दिन चिकित्सक ने कहा है, जैसे आप पहले आप जिनके पास गए हैं उनको थोड़ा देखिए, 4 से 5 दिन देखिए, मतलब हड़बड़ाइए नहीं है कि 2-3 दिन 5 दिन के बाद आप तुरंत चिकित्सक चेंज ना करें। बार बार चेंज करने से बच्चों पे उनको समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से। दूसरी बात यह है कि देखिए दवाइयाँ तो घूम फिर के वही 4 हैं। जी जी, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने कोई दूसरे नाम से दवाई लिख दी तो वो कोई बहुत रामबाण दवाई हो जाएगी, वो असर कर जाएगी, ऐसा नहीं है। चीज़ों की अपनी एक गति होती है, ठीक होने की भी और बिगड़ने की भी, दोनों ही चीज़ों की। तो उस गति को हम नहीं समझ पाते हैं कई बार, इसके लिए हम एक से दूसरे के पास जाते हैं और अल्टीमेटली जहाँ ठीक होता है हमको लगता है कि हाँ इस डॉक्टर की दवा लग गई है, जबकि वो एक नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल प्रोग्रेस में ही वो बीमारी चलती रहती है। बट हाँ, एलर्जी वाली जितनी ये प्रॉब्लम्स रहती है जिसमें थोड़ा सा बच्चों को सांस लेने की परेशानी होती है, इसमें मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चा अगर सांस लेने में ही दिक्कत महसूस कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे समय में आपको जिस चिकित्सक को दिखा रहे हैं उन्हीं से आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में कोई चेंज करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। जैसे आजकल मैं कोविड काल के बाद से देख रही हूँ कि नेबुलाइज़र के प्रति लोग बाग बहुत ये हो गए हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं, आराम से करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग बाग नेबुलाइज़र से बहुत घबराते थे जी, परंतु अब उसके उपयोग से काफ़ी बच्चों की एलर्जी में उनको काफ़ी मदद भी मिलती है। मैम, जैसे कि हम बता रहे थे कि अलग अलग जो खांसियाँ होती हैं वो डॉक्टर देख के अपने हिसाब से बताते हैं और कब उनको किस चीज़ की इलाज की ज़रूरत है उनके द्वारा वो किया जाता है, चिकित्सक के द्वारा जी। अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी की, 1 महीने या 2 महीने तक के जो बच्चे हो जाते हैं जी, उनको समझना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है जी, तो जी। उनके लिए क्या ख़ास हम ध्यान रखना चाहिए हमें इस मौसम, बदलते मौसम में? सबसे पहले तो इतने छोटे शिशुओं को हमको जाहिर सी बात है कि बहुत ही केयरफुली रखना चाहिए। उनका
जो पुराने समय में आपने देखा होगा, अगर बहुत पुराने समय में हम जाएं तो वहाँ पे 40 दिन तक जच्चा बच्चा को कमरे से बाहर नहीं आने दिया जाता था। जी जी। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही था कि मदर की उसी समय डिलीवरी हुई है तो उसका भी इम्यूनिटी लेवल लो है, और वो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका तो इम्यूनिटी लेवल अभी कुछ है ही नहीं जी। तो इनको बाहर के वातावरण से एक्सपोजर, बाहर के लोगों से एक्सपोजर, ये सब नहीं मिलेगा अगर, तो उनको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं जी। तो हमको भी यही करना है कि हमको आजकल लेकिन ट्रेंड ऐसा हो गया है कि बच्चे का कोई भी फंक्शन करना है तो 100, 150, 200 लोगों को बुला लेते हैं, हर एक कोई आके बच्चे को हैंडल कर रहा है, तो इसमें बच्चा बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। जबकि हमने अभी एक वायरस संक्रमण में देखा है कि हैंड वॉशिंग, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब बीमारियों से बचने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो 1, 1.5, 2 महीने के बच्चे को घर से बाहर निकालना या कहीं भीड़भाड़ वाली जगह में ले जाना, या घर के बाकी सदस्यों का आते ही बच्चे को छूना, मुंह में प्यार करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ये इस बच्चे की हैंडलिंग बहुत ही रेवरेंस से, जैसे हम भगवान की हैंडलिंग करते हैं उस पवित्रता के साथ इनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटे और बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इनको हमको बिना हाथ धोए कभी नहीं छूना है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति आके उनको तुरंत गोद में लेना चाहता है तो वैसे नहीं करना है, उनको हैंड वॉश करके, चेंज करके फिर ही बच्चे को उठाना चाहिए। बच्चे के जो केयर टेकर हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें, हमारे को कोई बीमारी अगर कुछ है, सर्दी खांसी हुई है तो हम मास्क पहन के ही बच्चे को हैंडल करें, ये सारी चीज़ें रखना चाहिए। अगर इसके बावजूद, सब करने के बावजूद भी बच्चा बीमार हो जाता है तो आपको डेफिनेटली चिकित्सक को फिर से दिखाना चाहिए इसको, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को देने के लिए ना तो कोई दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं, ना ही कोई ओरल एंटीबायोटिक्स होते हैं। और मैम इसके अलावा भी जैसे कि जो माँ दूध पिलाती हैं, अक्सर कहा जाता है कि दूध पिलाने से बच्चे को सर्दी खांसी होती है, ये कहाँ तक सत्य है? ये एक बहुत ही अच्छा मिथ आपने पूछा है। ब्रेस्ट फीडिंग से डायरेक्टली माँ के दूध से कोई बीमारी बच्चे को नहीं फैलती है। बीमारी फैलती है डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे सर्दी खांसी वाली जो बीमारियां हैं वो खांसने छींकने से फैलती हैं। तो वो सिर्फ माँ को ही नहीं, घर के किसी भी सदस्य को अगर सर्दी खांसी होगी तो वो उस बच्चे को पकड़ सकती है। इसलिए माँ को अगर सर्दी खांसी है तो उनको दूध पिलाना बंद नहीं करना है, बल्कि चालू रखना है, ताकि उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ पैदा हो रही हैं वो भी बच्चे को डायरेक्टली मिल सकें। नंबर 1। नंबर 2, वो जब फीड कराएं तब अपना हैंड वॉश करें, क्लीन क्लोथ्स पहने और एक साफ टॉवल लेकर उसके अंदर बच्चे को रैप करके फीड कराएं और फिर बच्चे को दूसरे किसी के पास दे दें। मैम आपसे जानकारी हम लगातार लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर से स्वागत है आपका। संगीता मैम हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मैम जैसे कि आपसे बहुत ही अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, हमारे पेरेंट्स को जो देख रहे हैं, व्यूवर्स हमारे सभी, नए बच्चों के लिए ये भी कहा जाता है कि उन्हें सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है, उसमें रखना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है कि सुबह की धूप में रखना चाहिए, ये क्या ज़रूरी है ये वाकई में? सुबह की धूप में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि और कोई धूप तो वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे, बेचारे बहुत छोटे हैं, उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है या डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए तेज़ धूप में तो उनको रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबह की धूप में हम बेसिकली विटामिन डी प्राप्त करने के लिए रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से ठंड रहती है या कुछ रहता है, बच्चों को रैप करके धूप में रखते हैं, वो भी सही नहीं है, और अगर उनको हम खोल के रखते हैं तो वो भी सही नहीं है। तो आजकल WHO के रिकमेंडेशन से ऐसा हो गया है कि सभी बच्चों को विटामिन डी की ड्रॉप्स 1 से 2 साल तक देना अनिवार्य हो गया है। तो धूप में अगर आपको ऐसे गुनगुनी धूप का आनंद लेना है तो आप बच्चे को ज़रूर रखें, बाकी उसका कोई बहुत बेनिफिट बच्चे को मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी बात आपने बताई। इसके अलावा क्या मल्टीविटामिन्स छोटे बच्चों से लेकर 5-6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, क्या उनको मल्टीविटामिन्स देना चाहिए?
ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हर बच्चे को मल्टीविटामिन देना ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि मल्टीविटामिन देने से हमारा बच्चा दूसरे बच्चों की तुलना में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट या एक्स्ट्रा अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बैलेंस डाइट देते हैं, अगर आप पोषण की तरफ ध्यान रखते हैं, बच्चों को जंक फूड से दूर रखते हैं, तो आपका बच्चा वैसे भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपके चिकित्सक सही समझते हैं कि उनको किसी विशेष मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, तो वो आपको बच्चे की आवश्यकता अनुसार जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो प्रिस्क्राइब करेंगे। इनडिस्क्रिमिनेटली यानी अंधाधुंध किसी को भी कोई भी मल्टीविटामिन दे देना सही नहीं है। कुछ ही विटामिन्स का या मिनरल्स का WHO हमको रिकमेंडेशन देते हैं, जैसे आयरन ड्रॉप हमको देना होती है 9 महीने से लेके साल भर तक के बच्चों के लिए। विटामिन A की खुराक हमको टाइम टू टाइम बच्चों को देना होती है, और विटामिन D तो लगातार हमको देना होती है। इस तीनों के अलावा बच्चे की आवश्यकता अनुसार ही उसको मल्टीविटामिन देना चाहिए। अपने मन से ऐसा कुछ भी मल्टीविटामिन दे के हम बहुत खुश हो जाएं कि हमने उसको बहुत अच्छा कुछ पोषण दे दिया है, तो ये सही नहीं है। मैम, इसके अलावा भी जो बच्चों में बहुत एक कॉमन समस्या, आपने भी उसको फेस किया होगा कि बच्चे अक्सर पेट दर्द की शिकायत करते हैं। जब बच्चे घुटने के बल चलना शुरू करते तब तो वो कह भी नहीं पाते हैं, लेकिन जब जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 5 साल या 7 साल तक के बच्चे, तो हर थोड़े दिन में कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पेट में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों में, राइट फ्रॉम उनके अंदर वर्म इन्फेस्टेशन या टेम्परेरी कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, या उनके अंदर कोई डीपर इन्फेक्शन, कोई पेशाब के रास्ते में संक्रमण, यहाँ से लेकर तो साइकोलॉजिकल कारणों तक बहुत सारे कारण हो सकते हैं पेट के दर्द के। तो जो वर्म्स के लिए जो है WHO ने साल में 2 एल्बेंडाजोल डे डिसाइड किए हैं, एक 10 फरवरी और एक 10 अगस्त। ये दोनों दिन साल में सालाना हमको सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है। मोस्टली सभी स्कूलों में भी आजकल एल्बेंडाजोल की खुराक मिलती है। आंगनबाड़ियाँ, स्वास्थ्य केंद्र, जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ सभी पे ये खुराक अवेलेबल रहती है, और सभी को चाहिए कि साल में ये 2 दिन तो आप बच्चों को एल्बेंडाजोल ज़रूर पिलाएं। इसके अलावा आपको कभी भी लगता है कि बच्चा मलद्वार में खुजली कर रहा है, रात को उसको सोने में परेशानी हो रही है, बार बार खा रहा है या कम खा रहा है, या उसका मल सही नहीं जा रहा है, आपको ऐसा कुछ भी डाउट लगता है, तो आप उसको एक्स्ट्रा भी एल्बेंडाजोल दे सकते हैं अपनी डॉक्टर की सलाह से। क्योंकि इसका कोई ऐसा हम निदान नहीं कर सकते हैं जान के कि हमने सोनोग्राफी कर लिया या हमने कुछ कर लिया तो हमको पता चल गया कि पेट में वर्म्स है कि नहीं। उसकी भी एक प्रोसेस होती है। आपको 3 कंसेक्यूटिव डेज तक उसके मल की जांच करनी पड़ती है लैब में। उसमें अगर हमको पता चलता है कि वर्म्स हैं तो कौन से प्रकार के वर्म्स हैं, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया बहुत ही लंबी और जटिल होती है। इसके लिए बेस्ट यही है कि आप जब जो सजेस्टेड डेज हैं उन पे आप बच्चों को कृमि की दवाई दे दें। मैम, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जब भी सर्दी खांसी बच्चों को होती है, पेरेंट्स जो होते हैं या अक्सर माएँ होती हैं, वो फलों को देने के लिए उनकी तरफ से मना किया जाता है। ये सोचा जाता है कि शायद ये ठंडा होगा या खट्टा होगा, ऑलरेडी नाक बह रही है, खांसी हो रही, तो ये कहाँ तक सत्य है? इसके लिए मैं बहुत ही बेस से शुरू करूँगी। हमारी प्रकृति जो है वो बहुत समझदार और बहुत होशियार है। वो मौसमी फल उसी मौसम में देती है जिस मौसम में उसकी आवश्यकता होती है। जितने विटामिन C वाले फल हैं, अमरूद है, इसको लोकल में जाम बोलते हैं, संतरा है, ये सारे फल इस वसंत ऋतु में सबसे अच्छे आते हैं। ये इसीलिए आते हैं कि आपको सर्दी खांसी से ये बचाव दे सकें। आप कुदरती विटामिन, आंवला है, ये सारे फल इस समय इसीलिए कुदरत हमको देती, प्रकृति हमको देती कि हम उनको खाएं और हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। जी। और हम उल्टा ही करते हैं, जैसे ही सर्दी खांसी होती है हम विटामिन C युक्त चीज़ें खाना बंद कर देते हैं। तो कोई भी फल नुकसानदायक नहीं होता है अगर आप उसको मौसम के फल के रूप में खाएं। अब अगर आप सोचेंगे कि हम दिसंबर में हम आम जो बहुत इम्पोर्ट होके कहीं से आ रहे हैं वो खाएं, तो वो शायद गलत हो सकता है। जी। तो जिस मौसम में जो कुदरती तौर पे फल उपलब्ध है और जो लोकल, जो जितना आपके आसपास उग रहा है, जो हमारे क्षेत्र के बिल्कुल पास में उग रहा है, जिससे कि उसके ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, वो फल खाना सबसे फ़ायदेमंद होता है। जी। क्योंकि उस फल की न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म नहीं होती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जी। और उसको कोई प्रिजर्वेटिव में भी रैप नहीं किया जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट होकर अपने डेस्टिनेशन तक एकदम सही पहुँचे। तो जो बिल्कुल आपके बगल में, आसपास के गाँव में
आपके शहर के पास, जहाँ पे जो लोकल फल मिल रहे हैं, जो मौसमी फल मिल रहे हैं, वो उस मौसम में खाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। गैर मौसम के फल मत खाइए। जी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगे फल लेकर आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो ही फ़ायदे देंगे। आपके आसपास जो हमेशा जो प्राप्त हो, आसानी से प्राप्त हो, उनको ज़रूर कंज्यूम करिए। जी, बिल्कुल 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 सही। जी मैम, जैसे कि अगर हम थोड़े बड़े बच्चों की ही बात करें, 7-8 साल 12 साल तक के बच्चों की, क्योंकि आजकल फूड हैबिट्स भी गड़बड़ाते जा रहे हैं बच्चों के, बाहर का खाना पसंद है, जंक फूड्स है, सारी चीज़ें हैं। ऐसे में जो बच्चे जो है, जो वेजिटेरियंस हैं, जो अंडा या मांस मच्छी नहीं खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ाई जाए, या जो खाते भी हैं उनकी इम्यूनिटी कैसी बढ़ाई जाए? मतलब अपने खान पान में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें खाने को, तो किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हर खान पान लेने वाला बच्चा, चाहे वो नॉनवेज हो चाहे वो वेजिटेरियन हो, वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए स्वस्थ जीवन जी सके? सबसे पहले तो एक बैलेंस जो हम पुराने समय से मानते आए हैं कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो रेशो है वो एक पिरामिड की तरह होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बेस में, फिर प्रोटीन, फिर फैट, ये हमारा बेस स्टेपल डाइट है। जी, जी। इसके ऊपर आप बिल्डअप करते हैं फ्रूट से या आप ड्राई फ्रूट से या कुछ चीज़ों से, तो ये सारी चीज़ें बहुत मिनिमल हमको अमाउंट में लेनी होती है। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि वो वेज प्रोटीन है कि नॉन वेज प्रोटीन है। आपको 35% प्रोटीन लेना है। आपके वजन 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। तो अगर कोई बच्चा 20 किलो का है तो उसके लिए 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन पर्याप्त है। अब वो उसको 3 अंडे खा के भी ले सकता है, 50 ग्राम पनीर खा के भी ले सकता है, या वो 3 कटोरी दाल पी के भी ले सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नॉन वेज ईटर हैं या आप वेज ईटर हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको पर डे प्रोटीन कितना कंज्यूम करना है, कार्बोहाइड्रेट कितना कंज्यूम करना है, फैट भी बच्चों के लिए एसेंशियल है, वो हमको कितना कंज्यूम करना है। विटामिन्स अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, जो हमारा हिंदुस्तानी आहार है, दाल चावल रोटी सब्जी का, इसमें हमको पूरा बैलेंस मिल जाता है। दाल और चावल जब हम मिक्स करके खाते हैं तो उसका प्रोटीन कंटेंट और उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारे शरीर के फेवर में काम करता है। जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दाल खा लेंगे और राइस थोड़ा सा भी नहीं खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लेंगे। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड्स भी ट्रेंड भी ऐसा कहा जा रहा है कि बस प्रोटीन ही प्रोटीन खाना है, कार्ब नहीं खाना। ऐसा नहीं है। बढ़ते बच्चों को कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। जी जी। तो आपको हर चीज़ का बैलेंस निकालना है। जब हम अपनी तरीके की सब्जियां, अपनी लोकल उगने वाली भाजियां, सब्जियां सब बच्चों को खिलाते हैं तो उनको आवश्यक विटामिन मिनरल वैसे ही मिल जाते हैं। हमारे पूर्वज भी बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे फाइटर्स थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने तो कभी विटामिन की गोलियां और ये सब नहीं खाई, पर वो कैसे अपना बैलेंस करते थे कि वो कुदरत से ही सारी चीज़ों को लेते थे। जी। फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का एक नेचुरल बैलेंस होता था और उनको बहुत अच्छा ज्ञान था इस चीज़ का कि कौन सी चीज़ किस समय में खाने से हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। उस ज्ञान को हम अपनी अंग्रेज़ी पढ़ाई के चलते बोलिए या जिस भी चीज़ के चलते बोलिए, हम धीरे धीरे भूल गए हैं कि हमको कौन सी चीज़ का। अब कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति किसी भी समय खा रहा है, पी रहा है, रात को 12 बजे भी लोग डिनर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। जंक फूड तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ही हमारे शरीर के लिए किसी भी तरीके से अच्छा है ही नहीं, पर उसको किस प्रकार से हम बच्चों की डाइट से कम कर सकते हैं, ये हमको बच्चों के अंदर धीरे धीरे अच्छी आदतें डाल के ही हटाना पड़ेगा। उनको सिर्फ मना करने से या रोकने से वो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं जी है। जी जी जी। ये एक बहुत ही सोचने का की बात है कि उनको जंक फूड से अगर मना करेंगे तो वो तो मानेंगे नहीं। बाहर निकलते बच्चे हैं, थोड़े बड़े होंगे, बाहर जाएंगे, वो खाएंगे। लेकिन हम उनको प्रमोट कैसे करें घर में? हम किस तरीके से, अगर उनके खान पान के अगर हम चार्ट बनाने की बात करें कि इस टाइम पे ये खाना चाहिए, या जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, मखाने हैं, तो इनको किस तरीके से हम लें या ड्राई फ्रूट्स कैसे लें, तो ताकि बच्चों को ये फ़ायदेमंद भी हो। और इनका क्या टाइमिंग भी होता है क्या कि मॉर्निंग आवर्स, या हम कभी भी रात में भी डिनर स्किप करके हम ये ले लिए? एक ये भी ट्रेंड चल रहा है कि हम किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे हैं और वो परफेक्ट है। जैसा अभी हमने बात की कि हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छा ज्ञान था कि कौन सी चीज़ किस समय खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप इस प्रकार से देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि आपके बच्चे का एनर्जी कंजम्पशन जो है वो दिन में किस प्रकार से चलता है। आपका बच्चा सुबह उठ के स्कूल जाता है, उस समय उसको पढ़ाई करना है, उस समय उसके दिमाग को सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो सुबह आप उसको ऐसा फूड दे के भेजिए जिसमें कार्ब हो, जैसे केला हो गया, बनाना हो गया। यूजुअली केला, दूध, यही सब लेके बच्चे स्कूल जाते हैं। उस समय आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए ताकि उनकी एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे और उनको कार्ब जो है वो तुरंत
ग्लूकोज स्पाइक देता है, जिससे उनको क्विक एनर्जी मिलती है। उसके बाद उनका टिफ़िन टाइम होता है। टिफ़िन टाइम में आप उनको प्रॉपर मील दीजिए, रोटी सब्जी जो भी आप देना चाहते हैं वो दीजिए। उसके बाद उनका शायद लास्ट में उनका गेम्स पीरियड होता है बच्चों का स्कूलों में। गेम्स के बाद उसकी काफ़ी एनर्जी खत्म हो चुकी है, जब वो घर आता है तो उसको फिर से एक बैलेंस मील दीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी वो खाना चाहता है। अब आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि बच्चों के पास दोपहर का खाना अच्छे से लीजरली खाने का समय ही नहीं है। उनके स्कूल के टाइमिंग्स ऑकवर्ड होते हैं, स्कूल के तुरंत बाद उनको फिर से ट्यूशन पढ़ने जाना रहता है, विच इज़ आई थिंक 6 घंटा बच्चा स्कूल में पढ़ के आया, फिर 3 घंटा ट्यूशन, 9 घंटे तो बड़ा वयस्क दिमाग नहीं पढ़ सकता है। तो इतने छोटे बच्चों के दिमाग पे इतना 9-9 घंटे की पढ़ाई का लोड डालना किस तरीके से सही है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो उस समय फिर उसके एनर्जी लेवल्स, आप उसको फुल मील खिला के फिर से पढ़ने भेजोगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा उसका ब्रेन उस तरीके से। तो उसके बाद उसको एक थोड़ा ब्रेक चाहिए ही चाहिए, उसको कुछ ऐसा एक्टिविटी चाहिए जो उसकी मनपसंद का भी हो और जो जिसमें उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी ना लगे। 5 बजे के बाद फिर से उनके एनर्जी लेवल्स उठते हैं, उस समय आप फिर उनको हाई एनर्जी फूड दीजिए जो आप देना चाहते हैं, और रात को फिर डिनर के बाद उनको थोड़ा सा लो एक्टिविटी, हाँ लो फिजिकल इम्पैक्ट वाली एक्टिविटी करने दीजिए, ब्रिस्क वॉक या हल्का फुल्का, नहीं घर पे ही आप कुछ भी इंडोर गेम्स खेल लीजिए उनके साथ ऐसे, लेकिन जिसमें कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ना हो, या कुछ पढ़िए उनके साथ। और बल्कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि उस समय सब लोग बैठ के आप फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़िए और दूसरे दिन का मेनू डिसाइड करिए कि बच्चे क्या खाना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने मैम कही कि हालांकि सारी जो चर्चा थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे दर्शकों को सीखने को मिली। ये सारी जानकारियाँ देने के लिए, यहाँ आने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आप खाने को बैलेंस कर सकते हैं, बच्चों का देखभाल उनकी देखरेख कर सकते हैं और उनको मौसम में होने वाली तरह तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं अगर थोड़ी सी जानकारी आप प्राप्त कर लें तो। बाकी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया ddkraipur@gmail.com। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।